the long-term behavior of the unemployment rate. So लॉन्ग रन में हमने देखा है कि लॉन्ग रन में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी होगी नेचुरल रेट पर. ओके, शॉर्ट रन में आप उससे डिविएट कर सकती है इकोनॉमी, बट इन द लॉन्ग रन unemployment will be equal to the natural rate of unemployment. So the changing natural rate, अमेरिकन इकोनॉमी के हवाले से ये है कि इन 1980s and 1990s डेमोग्राफिक फोर्सेस रिड्यूस द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. के डेमोग्राफिक चेंजेस की वजह से नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में तब्दीली आई है, उसमें कमी वाक़ई हुई है. क्या चेंजेस आई थी? The proportion of the labor force aged 16 to 24 years fell from 25% in 1980 to 16% in 1998. कि ये जो एज ग्रुप है 16 to 24, इसमें बहुत सिग्निफिकेंट कमी वाक़ई हुई. 25% से वो कम होकर 16% रह गए. और इसकी कमी से क्या होता है? एक्चुअली ये वो एज ग्रुप होता है जो बहुत फ्रीक्वेंटली लेबर मार्केट में इन और आउट होता रहता है. ठीक है, इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो नेचर रेट उसमें चेंजेस वाक़ई होती है. और इसके अलावा ये ऑब्वियसली वो एज ग्रुप होता है जिनके पास कोई ख़ास स्किल भी नहीं होती ना, तो लो स्किल पर भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट उसका उससे अफेक्ट होता है. तो इसलिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न कंसिडर की जाती है. रिसर्च बाय शामर शोड दिस इज़ द मेन रीज़न फॉर द फॉल इन द नेचर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि चूँकि ये एक बहुत वल्नरेबल ग्रुप था, इस एज ग्रुप ये उसमें कमी वाक़ई हुई, उसकी वजह से नेचर रेट में भी कमी वाक़ई हुई. इस ग्रुप की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा था और उस वजह से नेचर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा था. सो ये ग्राफ है, इसमें रेड वाला जो ग्राफ है ये एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट को, और येलो वाला जो है ये नेचर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को शो कर रहा है. रेड वाले में तो बहुत आपको शार्प फ्लक्चुएशंस नज़र आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं, लेकिन नेचर रेट में भी अगर आप देखें कि ये भी इसमें ऑब्वियसली उतनी शार्प तो नहीं है, लेकिन इसमें भी इजाफा हो रहा है. ठीक है, और उसके बाद उसमें कमी वाक़ई हो रही, और इस पीरियड में आप देखते हैं उसमें ज़्यादा कमी वाक़ई हुई. तो ये नेचर रेट में भी जो 1960 से लेकर 2011 के दौरान का ये सैम्पल पीरियड है, इसमें जो चेंजेस वाक़ई हुई हैं इसमें हम देखते हैं कि ये क्या. सो चेंजेस लेबर मार्केट में उनकी क्या रीज़न? नंबर एक तो ये कि लेबर मार्केट became more efficient at matching workers and jobs, reducing frictional and structural unemployment. कि जॉब मैचिंग बेहतर होगी, बेहतर फैसिलिटीज़ आ गई. ठीक है, जिसके नतीजे में वर्कर्स और जो जॉब्स की रिक्वायरमेंट है उनको मैच करना निस्बतन आसान हो गया. ठीक है, बहुत क्विकली ये सारा प्रोसेस होने लगा कंप्यूटर की वजह से और बाकी मीडिया में जो चेंजेस आए उनकी वजह से. तो इसके नतीजे में भी फिर मैचिंग इम्प्रूव होगी और अनएम्प्लॉयमेंट नेचर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में कमी वाक़ई होगी. टेम्परेरी हेल्प एजेंसीज became prominent, helping the matching process and reducing the nature rate of unemployment. कि बहुत सारी इस तरह की एजेंसीज डेवलप होंगी जिन्होंने इस मैचिंग प्रोसेस को फैसिलिटेट कर दिया. इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज द नेचर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. एक और पॉइंट यहाँ पर है कि लेबर प्रोडक्टिविटी में इजाफा भी समटाइम्स नेचर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में कमी का सबब बनता है. कैसे? इफ़ इंक्रीजेज इन रियल वेजेस लैग चेंजेस इन प्रोडक्टिविटी. के वैसे तो वेज उसकी मार्जिन प्रोडक्ट से डिटरमिन होती है. ठीक है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो वेज भी बढ़ेगी, लेकिन अगर इसमें प्रोडक्टिविटी के बढ़ने में और वेजेस के बढ़ने में अगर गैप है, लैग इन्वॉल्व है, यानी प्रोडक्टिविटी पहले बढ़ती है और वेजेस थोड़े से गैप के साथ बढ़ती हैं, तो दिस विल चेंज द नेचर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, उसमें यह कमी का सबब बनेगा. कैसे? फर्म हायर मोर वर्कर्स एंड द नेचर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विल डिक्लाइन टेम्पोरेली. कि उस पीरियड में जिसमें प्रोडक्टिविटी में इजाफा हो गया लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशंस अभी उस तरह से नहीं वेज के हवाले से उन्होंने रिवाइज़ की, तो वो वेज में उतना इजाफा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे या डिमांड नहीं कर रहे. तो चूँकि प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है तो फर्म के लिए ये पॉसिबल हो गया कि वो ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय कर सके और उसके नतीजे में अनएम्प्लॉयमेंट में कमी वाक़ई हो जाएगी. सो इसी तरह की एम्पिरिकल एविडेंस मौजूद है जो इस को सपोर्ट करती है.
इसी तरह से एक और स्टडी थी, उन्होंने देखा कि नेचर रेट कैन नॉट बी मेजर्ड प्रिसाइजली विद इकोनोमेट्रिक मेथड्स। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है कि नेचर रेट हम इतने बात कर रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे ज़ाहिर है सारी पॉलिसीज़ इसी पर डिपेंड करती है कि इकोनॉमी नेचुरल रेट से अगर ऊपर है या नीचे है, तो उसके मुताबिक ही सारी एक्सपेंशनरी और जो पॉलिसीज़ आप मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज़ को यूज़ करेंगे। तो लेकिन ये इस नेचर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को हम बहुत प्रिसाइजली इसको मेजर नहीं कर सकते। इसमें बहुत सारे इकोनोमेट्रिक मेथड्स यूज़ किए गए, लेकिन यही बात सामने आई कि हम इसको बहुत प्रिसाइजली मेजर नहीं कर। इकोनॉमिक्स में, इकोनोमेट्रिक्स में आप जानते हैं प्रिसीजन से क्या मुराद है कि उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत हाई है। प्रिसाइज का मतलब है कम होती है, तो यहाँ पर वो कम नहीं है। सो मेजरिंग द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट शुड पॉलिसी मेकर डू इन रिस्पॉन्स टू अनसर्टेनिटी, कि जब आप उसको प्रिसाइजली मेजर नहीं कर सकते, आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं कि ये जो हम मेजर कर रहे हैं ये हम ठीक मेजर कर रहे हैं, तो फिर क्या क्या करना चाहिए। So they may wish to be less aggressive with policy than they would be if they knew the nature rate more precisely. तो obviously फिर इसका यही implication है कि जब आपको पता ही नहीं है कि नेचुरल जो आप यूज़ कर रहे हैं अपनी सारी पॉलिसी में वो कितनी एक्यूरेट है, तो फिर ज़ाहिर है आप अपनी पॉलिसीज़ के हवाले से भी फिर उतने कॉन्फिडेंट नहीं होगे और आप उतने एग्रेसिव नहीं आपको होना चाहिए। तो यही उसकी इम्प्लिकेशन है। थैंक यू वेरी मच।